सभी छात्र छात्राओं को प्रणाम। तो लेक्चर थर्ड में कूलम्स लॉ चैप्टर के लेक्चर थर्ड में हम लोगों ने वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ पढ़ा था और उसके इम्पोर्टेंसेस। अब इसमें अगला टॉपिक देखते हैं इस चैप्टर का, उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लें आप एक पॉइंट चार्ज ये हो गया, सपोज करें दिस इज प्लस Q1 और इससे कुछ दूरी पे मान लेते हैं यहाँ पे चार्ज Q0 रखा है। अब इस पे प्लस Q0 है, अभी बना देते हैं। तो ये इसको रिपेल करेगा और मान लेते हैं ये इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा है, रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, वो वेक्टर F1 है। ठीक है। ऐसे ही मान लेते हैं कि इसके पास में एक चार्ज और ले आते हैं, माइनस ले लेते हैं। आपकी समझने के लिए आप प्लस ले सकते हैं सारे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे प्लस Q0 है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो मान लेते हैं ये वेक्टर F2 लग रहा है। इसी तरीके से मान लें यहाँ पे चार्ज प्लस Q3 है, तो प्लस Q3, अब यहाँ प्लस Q0 मान रहे हैं तो ये इसको रिपेल करेगा। और इसी तरीके से कहीं पर भी हम एक और चार्ज ले लें, मान लीजिए nth चार्ज है, तो ये वेक्टर F1, ये वेक्टर Fn और ये वेक्टर F3 और यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज, ये जो पॉइंट चार्ज प्लस Q0 लिख दे रहे हैं। ठीक है। तो देखिए जब पहले ये दोनों चार्जेस थे तो इनके बीच में वेक्टर F1 लग रहा था। ठीक है। अब जब हम यहाँ पे एक माइनस Q2 चार्ज ले आए तो इस माइनस Q2 की वजह से प्लस Q0 पे फोर्स लग रहा वेक्टर F2। लेकिन ध्यान से देखें इन दोनों के बीच में फोर्स अभी भी वेक्टर F1 है। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे प्लस Q3 चार्ज जो हमने रखा तो इसके से इस पे फोर्स जो लग रहा है वो वेक्टर F3 है, लेकिन इसकी वजह से अभी भी जो फोर्स है वो क्या है, वेक्टर F1। ऐसे ही हमने बहुत सारे चार्जेस रखे, यहाँ पे हमने प्लस Qn चार्ज रखा, इसके से माना इस पे फोर्स वेक्टर Fn लग रहा है, लेकिन फिर वही बात, इन दोनों के बीच में अभी भी फोर्स वेक्टर F1 है। तो इसी चीज को ही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलते हैं। क्या मतलब हुआ, बिल्कुल सिंपल से स्टेटमेंट कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन एक्टिंग बिटवीन टू पर्टिकुलर चार्जेस रिमेन्स अनअफेक्टेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एनी नंबर ऑफ चार्जेस अराउंड देम। कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला वैद्युत आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल उनके आसपास उपस्थित अन्य आवेशों से अप्रभावित रहता है। ठीक है। दो चार्जेस, कोई दो चार्ज अगर आप इन दो को लीजिए तो इन दो के बीच में हमेशा F2 रहेगा, चाहे जितने चार्जेस भी आएंगे। तो यही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। हाँ, अब अगर हमें इसको रिजल्टेंट फोर्स, पहले एक ही फोर्स लग रहा था, अब रिजल्टेंट फोर्स निकालना है तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करेंगे। मतलब वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 एंड सो ऑन टू वेक्टर Fn। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ध्यान से समझ लीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये जो आप लिख रहे हैं लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यही है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन एक्टिंग बिटवीन टू पर्टिकुलर चार्जेस remains unaffected due to the presence of any number of charges around them, and resultant force acting on a charge is equal to the vector sum of all the forces acting on it due to other charges। तो ये इतना पूरी स्टेटमेंट हो गई। ये स्टेटमेंट का पहला जो हाफ था वही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। उसके बाद जो हमने बोला वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। तो इसको देख लीजिएगा, अगर कहीं पे किसी को डाउट हो तो पूछ लेगा। ठीक है। तो इस यहाँ तक देखें आप लोग। अब इसके बाद हम अगला टॉपिक स्टार्ट करें। तो अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो है कंपैरिजन बिटवीन कूलम्स लॉ
एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो कंपैरिजन डिस्कस करते हैं। तो इधर हम लिख ले रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बोले न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इधर लिख रहे हैं, और इधर लिख ले रहे हैं कूलम्स लॉ। और इसका फॉर्मूला कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। m1 m2 पॉइंट मासेस, कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, r इनके बीच का डिस्टेंस। कूलम फोर्स 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k मॉड q1 मल्टीप्लाइड बाय मॉड q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो कंपैरिजन में पहले सिमिलैरिटीज की बात कर ले हम लोग। सिमिलैरिटीज, तो ध्यान से देखिए, सिमिलैरिटी आप देख रहे हैं कि दोनों ही में f इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो सिमिलैरिटी क्या हो गई कि बोथ फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। बोथ मतलब न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और कूलम्ब लॉ, दोनों ही इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। दूसरी सिमिलैरिटी क्या हो गई कि दोनों ही न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी, दोनों ही सेंट्रल फोर्सेस हैं। चौथी सिमिलैरिटी, दोनों ही कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस आपको क्लास 11 में पढ़ाए हैं, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। और फिफ्थ ये कह सकते हैं दोनों ही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी फॉलो करते हैं। तो ये हो गए इनकी सिमिलैरिटीज। अब बात करते हैं इनके डिफरेंसेस की। इनके बीच में क्या डिफरेंसेस है? तो बिल्कुल सिंपल से है, थोड़ा ध्यान से देख लें। पहला डिफरेंस कि ये मास पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि जो फोर्स है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस। और यहाँ पे क्या है, ये चार्ज पे डिपेंड करता है। दूसरा पॉइंट, जब से ये चैप्टर स्टार्ट हुआ तब से बार बार बात हो रही है, क्लास 11 में भी आपने पढ़ा है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन शो करता है, अट्रैक्टिव फोर्स है। जबकि आपने इसमें क्या पढ़ा कूलम्ब लॉ में, कि ये अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों शो करता है। तीसरा पॉइंट, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कैपिटल G आ रहा है, जो कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो अब ये दो पॉइंट मासेस वैक्यूम में हो, एयर में हो, वाटर में हो या किसी और मीडियम में हो, हर केस में इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो सेम आएगा हर केस में। जबकि यहाँ पे ये जो K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, कल आपने देखा था, वैक्यूम के लिए 1 था, एयर के लिए नियरली 1 था, वाटर के लिए 81 है, और मेटेलिक कंडक्टर के लिए इंफिनिटी। मतलब अगर K चेंज हो गया, मतलब चार्जेस के बीच में जो मीडियम है वो अगर चेंज हुआ, तो उन सेम चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो बदल जाएगा, वो अलग अलग हो जाएगा। जबकि यहाँ पर अगर पॉइंट मासेस सेम है तो कोई भी मीडियम हो, उनके बीच में किसी भी मीडियम में रखे हो, फोर्स बदलता नहीं है, सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। लेकिन यहाँ पे मीडियम बदलने से ये फोर्स बदल जाता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये वाला जो फोर्स है ये मीडियम इंडिपेंडेंट है, मीडियम इंडिपेंडेंट, जबकि ये जो आपका है ये मीडियम डिपेंडेंट है, ये मीडियम पे डिपेंड करता है। फोर्थ पॉइंट देखिए,
तो फोर्थ डिफरेंस क्या हो जाएगा? फोर्थ डिफरेंस ये है कि ये जो फोर्स है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये लॉन्ग डिस्टेंसेस पे तो एप्लीकेबल है लेकिन शॉर्ट पे नहीं, जबकि आपका कोलंबियन फोर्स लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों डिस्टेंसेस पे एप्लीकेबल है। शॉर्ट डिस्टेंसेस मतलब है एटॉमिक डिस्टेंसेस 10 टू द पावर -11 मीटर ऑर्डर के, और न्यूक्लियर फोर्सेस, न्यूक्लियर डिस्टेंसेस सॉरी, ठीक है। लॉन्ग शॉर्ट डिस्टेंस मतलब एटॉमिक डिस्टेंसेस एंड न्यूक्लियर डिस्टेंसेस। तो एटॉमिक डिस्टेंसेस का ऑर्डर नियरली 10 टू द पावर -11 मीटर होता है, जबकि न्यूक्लियर डिस्टेंसेस का ऑर्डर 10 टू द पावर -15 मीटर होता है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लॉन्ग डिस्टेंसेस पे एप्लीकेबल है, शॉर्ट पे नहीं, जबकि कोलंबियन फोर्स दोनों पे। फिफ्थ डिफरेंस, ये जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है ये वीक फोर्स होता है नेचर में, जबकि ये स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। अगर आप दो प्रोटॉन्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करें एक सर्टेन डिस्टेंस पे रख करके, सपोज करिए 1 मीटर ले लिया आपने, वही अगर आप इनके बीच में भी उसी डिस्टेंस पे कोलंबियन फोर्स कैलकुलेट करें तो आप पाएंगे कोलंबियन फोर्स, दो प्रोटॉन्स के बीच में जो कोलंबियन फोर्स है उन्हीं प्रोटॉन्स के बीच में लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स का 10 टू द पावर 36 टाइम होता है। मतलब दिस फोर्स इज इक्वल टू 10 टू द पावर 36 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। यही दो इलेक्ट्रॉन लेंगे तो 10 टू द पावर 43 टाइम्स आएगा। तो आप खुद देखें कि कोलंबियन फोर्स की जो वैल्यू है वो काफी ज्यादा है, मतलब वो स्ट्रॉन्ग है, जबकि ये वीक है नेचर में। तो ये कुछ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस हो गए, इनको एक बार देख लीजिएगा, जहां नहीं समझ में आए वहां पूछ लीजिएगा। और अब इसके बाद एक क्लास और करेंगे, उसमें चार्जिंग के मेथड डिस्कस करेंगे। हाँ, यहां तक जितना पढ़ाया है इस पे अब न्यूमेरिकल स्टार्ट किए जा सकते हैं। तो पहले वो टॉपिक बता देते हैं, तब तक आप लोग अपना जो भी आपके पास बुक्स हैं उनसे न्यूमेरिकल स्टार्ट करिए कूलम लॉ पे, और फिर हम भी इसकी शीट प्रोवाइड कर देंगे, उन क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस भी कर लेंगे। ठीक है, तो यहीं पे हम क्लास कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।